भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चुनाव भी होते हैं हमारे यहाँ, है ना। मैं ये तो नहीं कहता कि मतलब हम महान लोकतंत्र हो गए हैं, लेकिन उस तरफ तो हम जा ही रहे हैं, धीरे धीरे प्रयोग करते करते सीख भी रहे हैं, हो भी जाएंगे एक दिन। और नेपाल बिल्कुल हमारा सबसे अच्छा और सच्चा पड़ोसी है, जिसके साथ कभी बॉर्डर नहीं रहा। इनफैक्ट मुझे याद है बचपन में मैं कभी अभी कह भी रहा था कि मैं एयरफोर्स के स्कूल्स में पढ़ा हूँ, सेंट्रल स्कूल्स में, तो हमारे साथ अक्सर क्लासरूम में कोई ना कोई नेपाली बच्चा पढ़ा है। और जब तक हमें बहुत समझ नहीं थी, हमने हमेशा यही समझा और माना है कि जैसे हम यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहते हैं, ऐसे ही कोई नेपाल भी कहीं आसपास है। मतलब हालांकि वो बात नेपालियों के लिए बड़ी ऑफेंसिव है, वो एक अलग बात है, वो हमें बाद में समझ में आई, लेकिन तब तो हम इतना आसपास, साथ में एक तरह की भाषा, एक तरह का खाना, तो हमें लगता था कि नेपाल ऐसे ही कोई प्रांत होगा भारत का, मतलब इतना क्लोज है, मैं ये कह रहा हूँ। तो उनकी अलग आइडेंटिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब नहीं पता था। तो हम एक लोकतंत्र हैं और हम ठीक ठाक चलाए भी हमने। नेपाल 18 साल में हाफ गया और हम उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जब तक राजशाही थी हमारे संबंध ठीक थे, और जैसे ही वो लोकतांत्रिक हुए हमसे उनकी बातें खराब होनी शुरू हो गई। ये क्या हुआ? वहाँ तो डेमोक्रेसी होती तो हमारे साथ संबंध अच्छे होने चाहिए थे, और तो ये क्यों हुआ? देखिए, नेपाल में जो राजतांत्रिक प्रणाली था, जब राजा महेंद्र त्रिभुवन के बाद जब राजा महेंद्र ने सत्ता संभाला, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। और विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला का भारत के साथ बहुत गहरा संबंध था। उसका ट्रेनिंग, एजुकेशन, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब इंडिया से ही, क्योंकि ये लोग हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, इससे बहुत ये लोग जुड़े हुए थे, प्रफुल्लित थे। ये लोग गंभीरता से लेते थे, क्योंकि नेपाल में इस तरह का कभी नहीं हुआ था। वो सोचते थे कि जो भारत में हुआ हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए। और जब फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाया, उसके 18 महीने के अंदर राजा महेंद्र ने बोला कि अब हमको ऐसा डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। साल क्या रहा होगा? 1960 दिसंबर, 15 दिसंबर, आई स्टिल रिमेम्बर। और उन्होंने चार ऐसा काम किया जिससे नेपाल के लिए अपना सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी का रीअसर्शन हुआ। लेकिन भारत जैसा राष्ट्र को जो गहरा संबंध था, उसमें थोड़ा सा ठेस पहुंचा। एक काम किया कि हमने तो बिहार से काठमांडू तक का त्रिभुवन राजपथ बनाया मिड 50s में। और राजा ने क्या किया कि अच्छा, इंडिया ने तो जोड़ लिया इंडिया और काठमांडू को, अब मैं चाइना और नेपाल को काठमांडू को जोड़ूंगा बोल के उसने अर्निको राजमार्ग जो हाईवे बनाया तिब्बत जाने वाला, उसको जोड़ दिया। बहुत कम लोगों को पता है वाली बात जो आप कह रहे हैं कि ये काम 60 में शुरू हो चुके थे। एकदम और एकदम। दूसरी बात उन्होंने एक किया कि तब तक जितने भी नेपाली पश्चिम नेपाल से पूर्वी नेपाल जाते थे, हमारा दार्चुला, यूपी वगैरह से जाते थे, पूर्वी नेपाल माने दार्जिलिंग, सिक्किम, बंगाल के तरफ जाते थे, तो ये लोग नीचे आके पूरा इंडिया में ट्रैवल करके उधर जाते थे। इसका मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से नेपाल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जुड़ा हुआ था। हाँ, मतलब इंटरनली नेपाल का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था। तो इधर वाले नेपाली इंडिया से होते हुए उधर वाले नेपाल में जाते थे। अभी भी भूटान ऐसे ही करता। अच्छा, अभी भी भूटान, उन्हें हमारी तरफ आना पड़ता है। अगर आपको पश्चिम भूटान से, वेस्टर्न भूटान से आपको ईस्टर्न भूटान जाना है, तो ये लोग पूरा सिलीगुड़ी से लेके गुवाहाटी से लेके जाना पड़ेगा वो रास्ता। और बिजली भी ऐसा ही जाता है, ट्रेड भी ऐसा ही होता है ना। और राजा ने तब क्या किया कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, अब हमारी अंदर रास्ता होना चाहिए। इसीलिए पूर्व पश्चिम राजमार्ग शुरू किया, जिसका नाम अभी रखा है महेंद्र राजमार्ग। अंदर है ना। और उसमें काफ़ी लास्ट पोर्शन जो था
कोलपुर बनबासा, हमारी उत्तराखंड का पास ही है, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था 1987 में, क्योंकि वो रास्ता बनाने के लिए चाइनीज़ को टेंडर मिला और वो पॉलिटिकल टेंडरिंग था। और हमारी जब तब की सरकार, राजीव गांधी जी का जो सरकार था, उन्होंने लॉ मिनिस्टर पी शिवशंकर जी को भेजा। तब का सेकेंड ब्लॉकेड हुआ तब इंडिया और नेपाल के बीच में, है ना। फर्स्ट कब है? फर्स्ट 1970 में, 71, उसका भी काफ़ी बड़ा और इतिहास। सेकंड ये आप राजीव का बता रहे हैं, एंड थर्ड जो मुझे याद है 2015 में, जो हमें याद है जब सब ट्रक खड़े हो गए थे। तो लोग दो ही को याद करते हैं, लेकिन अब हम लोग तो इसमें और तीसरा काम उन्होंने क्या किया कि राजा महेंद्र को लगा कि अगर नेपाल में राजतंत्र को कोई खतरा हो, है ना, वह नेपाल में भारत जैसा प्रजातंत्र लाने में अगर किसी को सफलता प्राप्त होगा तो ये लोग मधेश खंड में प्लेन के लोग ही लाएगा, क्योंकि इनका प्लेन के लोग जो है, मधेश के लोग है, वो भारत में आवाज जावत करता है, व्यापार करता है, शादी ये करता है, वो जो ग्राउंड एरिया में रहते हैं, हिल एरिया से नीचे मधेसी जिनके कहते हैं, उनकी ज्यादा रोटी बेटी के संबंध भारत से हैं, बिहार में, यूपी में, यूपी में है, उसमें वो सभी। और उन्होंने क्या किया कि अब मैं होने नहीं दूंगा। और इसी तरह भूटान में जो रेफ्यूजी का शुरू हुआ 1990 में, इससे भी जुड़ा हुआ, इसी तरह का भूटान का राजा की सोच भी आ गए। अच्छा, है ना। उसके बारे में किसी अलग से और पॉडकास्ट में करेंगे जरूर। लेकिन राजा ने क्या किया कि जितने भी पहाड़वासी है, तुम लोग प्लेन्स एरिया में चले जाओ, तुमको हम जमीन देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम वापस नहीं आओगे। अच्छा, वापस नहीं आओगे, वहीं पे फसल करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, लेके मिड हिल्स, इनका हाई हिल्स, माउंटेन, मिड हिल्स से लोग को काफ़ी लाके क्या वहाँ पे मधेसियों के बीच बसाया। हाँ, मधेसियों के बीच बसाया, ताकि सो दैट उनका डोमिनेंस जो है वो टूटे। और क्योंकि उसको थ्रेट यही था कि मधेसी गड़बड़ करेंगे, हाँ, ये लोग ही इंडिया के साथ मिलके ये जा सकते हैं, क्योंकि इनके और संबंध ये ज्यादा सब है। जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और चौथी बात इन्होंने एक किया कि नेपाल में जो करेंसी है सिस्टम, पूर्वी नेपाल में और पश्चिम नेपाल में भारतीय रुपया चलते थे, है ना। इन लोगों ने बोला अब मैं बंद कर दूंगा, अब मैं बंद कर दूंगा इसको, पूरी नेपाल में भारतीय नेपाली रुपये ही चलेगा। इसीलिए 1965-66 में इंडिया और नेपाल का पैसा का पेगिंग हुआ। अच्छा, है ना। पेगिंग हुआ माने भारत के भी चला सकते हो, इंडिया के रे नेपाल का भी चला सकते हो, क्योंकि डिविएट ड्रास्टिक नहीं, कोई सिस्टम बचा नहीं। हाँ, दोनों चल रहे हैं, है ना, अभी भी। लेकिन लोग को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से पेगिंग हो गया। तो ये 4 काम किया, और चारों काम जो किया, पंडित नेहरू ने तो पार्लियामेंट में तब बोला कि जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया, पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में सबके सामने कहा कि इट इज़ अ बिग सेटबैक टू डेमोक्रेसी बोल के। ओके, है ना। तो तभी से शुरू हुआ। उसके बाद आप देखा तो कंपटीशन होने लगा नेपाल में। इंडिया देवीघाट प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाएगा, चाइनीज़ सुनकोसी बनाएगा, है ना। इंडिया का जो गोरखपुर से जोड़ने वाले जो पोखरा तक, दूसरा बड़ा सिटी जाने तक सिद्धार्थ हाईवे बनाएगा। नेपाल कह रहे चाइनीज़ काठमांडू से आपका पोखरा जोड़ने के लिए पृथ्वी राजमार्ग बनाएगा। इंडिया यूनिवर्सिटी बनाएगा, चाइनीज़ रिंग रोड बनाएगा, है ना। और लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 50 के दशक में, 60 के दशक में
गौचर एयरपोर्ट जो अभी त्रिभुवन बोलते हैं जी। वो इंडिया ने बनाया था। पूरा टेलीफोन सिस्टम इंडिया ने किया था, पूरा पोस्टल सिस्टम इंडिया ने, जहाँ से IC-814 हाईजैक हुई थी। एब्सोल्युटली सब इंडिया ने शुरुआत किया था। लेकिन चाइनीज आस्ते 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 आके इन लोगों ने अपना माने जो वहाँ पे जो वर्चस्व है उसको और बढ़ाया, उसको और मजबूत किया, सुगठित और संगठित दोनों किया इन लोगों ने।